नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। जेन-ज़ी के प्रदर्शन के बाद पिछले कुछ दिनों में जेन अल्फा भी अलग अलग जगहों पर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरा। इसमें ज्यादातर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हो रहे थे, लेकिन अब सीएम योगी इन प्रदर्शनों और छात्रों की मांगों पर एक बड़ा कदम उठा चुके हैं। ऐसा एक्शन लिया जिससे जेन अल्फा की सारी परेशानी दूर करने का यूपी में इंतजाम कर लिया गया है। अखिलेश यादव ने इसे सरकार की नाकामी बताया, तो वहीं सीएम योगी ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूरे शिक्षा तंत्र पर सीधी निगरानी के आदेश दे दिए हैं। अब बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सीएम ऑफिस के नोडल अधिकारी हर लापरवाही पर जवाबदेही तय करेंगे। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है। उन्नाव, लखनऊ, हमीरपुर, आजमगढ़, महोबा, उत्तर प्रदेश के इन सभी जगहों पर जेन अल्फा सड़कों पर उतरा। स्कूलों को लेकर अपने हक की मांग करने लगा तो आवाज सीधा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। जो सीएम योगी अक्सर ढिलाई बरतने वाले अफसरों की तरफ सख्ती दिखाते हैं, उन्हीं सीएम योगी ने जेन अल्फा की पुकार को सुन लिया। उनके प्रदर्शन को लेकर एक्शन शुरू करने का आदेश दे दिया है। सीएम योगी ने साफ साफ आदेश दिया है कि शिकायतों का तुरंत समाधान हो, लापरवाही पर जवाबदेही तय हो, प्रशासनिक लेवल पर जांच की जाए, नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। योगी ने आदेश क्यों दिया और क्यों यूपी में स्कूलों की हालत को लेकर चर्चा हो रही है, उसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। 14 साल तक के बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में सड़कों पर बैठे थे, स्कूल में सुविधाओं को लेकर शिकायतें कर रहे थे, अपनी हक की मांग कर रहे थे। ऐसे जेन अल्फा के प्रदर्शन यूपी के कई हिस्से में हुए। मांग स्कूलों से जुड़ी हुई थी। स्कूल में सुविधाओं की कमी, स्कूल के लिए सड़कों का ना होना, स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा, मिड डे मील की क्वालिटी हद से ज्यादा खराब। रोज स्कूल जाते हैं तो ये सड़क खराब है, आज दिन रिक्शे भी पलटते हैं। उनको मिल वालों को बोला तो वो गाली भी दे रहे थे। वो कह रहे थे क्या कर लोगे तुम, इसीलिए बस हमको जब वहाँ रोड पूरा सही चाहिए, जहाँ तक मिल है वहाँ तक पूरे रोड खराब है। रोड के लिए आए जिलाधिकारी के पास, हमें डीएम से मिलना है। अच्छा, अभी तक क्या हुआ? अभी तक क्या हुआ है? कुछ नहीं। 4 साल से सुनवाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। रोड के बारे में इतनी एप्लीकेशन आई, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बस अब इस बार हमें डीएम जी से मिलना है। इसके अलावा कई और जगहों के वीडियो भी वायरल हुए जहां स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठ रहे थे। यही वजह है कि योगी खुद एक्शन में आए, यानी छात्रों की शिकायत अब सिर्फ फाइलों में दबाकर नहीं रखी जा सकेगी। यही वजह है कि सरकार ने निगरानी से लेकर कार्रवाई तक का पूरा रोड मैप तैयार किया है। कौन देखेगा व्यवस्था और लापरवाही पर क्या होगा। छात्रों की शिकायतों पर सीधी निगरानी होगी। सीएम ऑफिस के अधिकारी नोडल अफसर होंगे। शिक्षण संस्थानों की नियमित निगरानी होगी। शिक्षकों की कमी का तत्काल समाधान होगा। प्रशासनिक खामियों पर जवाबदेही तय होगी। लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी चिन्हित होंगे और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी जेन अल्फा की हर समस्या का रास्ता योगी ने निकाल दिया है और अब सीधा एक्शन का आदेश दे दिया है। लेकिन दूसरी ओर सड़कों पर उतरे जेन अल्फा को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 2014 में आई भाजपा सरकार की सबसे बड़ी असफलता विफलता ये है कि 14 साल के बच्चों को अब उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है। जिन छात्राओं को स्कूल में होना चाहिए वो टीचर की कमी के साथ साथ स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर आने को मजबूर है। हालांकि सूबे के मुखिया का स्टैंड एकदम क्लियर है। योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं कि हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने में समर्थ है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो,
वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। सिर्फ बेसिक या माध्यमिक शिक्षा नहीं, सरकार ने पूरे शिक्षा तंत्र को निगरानी के दायरे में रखा है, जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग के शिक्षण संस्थान पर नजर रखी जाएगी। छात्रों के प्रदर्शन सरकार के लिए चेतावनी है, लेकिन योगी सरकार का जवाब भी साफ है। छात्रों की आवाज दबाने के बजाय समस्या का समाधान करो। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब यूपी में योगी सरकार ने भी छात्रों के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। छात्रों की शिकायत पर एक्शन होगा और अफसर की लापरवाही पर भी एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जेन ज़ी यानी नई पीढ़ी की पहचान, नई सोच, नई आवाज की पहचान। लेकिन क्या जेन ज़ी के नाम पर बदतमीजी और मनमानी को भी जायज ठहराया जा सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में कुछ लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिसने इस पूरे ट्रेंड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लद्दाख में एक महिला का चेकपोस्ट पर सुरक्षा कर्मियों से बहस का वीडियो वायरल हुआ। दावा किया गया कि वीआईपी मूवमेंट के लिए रास्ता रोक दिया गया है, लेकिन बाद में सामने आए सुरक्षा पक्ष ने इस पूरे दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया का कोई टैग कानून और मर्यादा से ऊपर हो सकता है? देखिए जेन ज़ी के नाम पर वायरल होने की यह कैसे जाहिलपन का ट्रेंड है, उस पर हमारी रिपोर्ट। आजकल एक ट्रेंड चला है, नाम है जेन ज़ी, जेन अल्फा। और जो भी नए जेन हैं, सबको रातों रात सेलिब्रिटी बनना है, सबको सोशल मीडिया पर वायरल होना है, सबको नाम कमाना है, सबको फ्री की पब्लिसिटी चाहिए। जंतर मंतर पर जेन ज़ी के नाम पर क्या नंगापन हुआ था, सबने देखा। 15 साल से लेकर 40 साल तक के भी खुद को जेन ज़ी बता कर क्या कर रहे थे, ये सबने देखा। पूरे प्रदर्शन के दौरान पीएम को गाली, सेना को गाली और फिर एक एक करके सब मांगते भी देखे गए। चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप इस तस्वीर को देखिए और सुनिए। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? बैठूंगा। चलो। जेन ज़ी के नाम पर ऐसा जाहिलपना तो नहीं चलेगा ना। सेना और सिविल में अंतर तो ये मैडम जानती नहीं है, ऊपर से सबकी मुखिया बनकर नेता बनने की कोशिश कर रही हैं, सो अलग। इनका रौब देखिए, कह रही हैं मेरी बातें संसद भवन तक पहुंचेंगी। राह चलते सेना पर सवाल खड़ा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ये तस्वीरें कल से वायरल हैं। हर कोई पूछ रहा है कि ये कैसी जेन ज़ी है और ये क्या जेन ज़ी की परिभाषा है, क्योंकि लद्दाख से आए इस वीडियो के बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि जेन ज़ी का इतना बड़ा तमगा हो गया है कि उसके आगे सेना, सनातन, कानून सब ठेंगे पर रहेंगे। लद्दाख में खुद को जेन ज़ी बताने वाली इस लड़की ने चेकपोस्ट पर रोके जाने पर इतना तमाशा किया मानो वो खुद को किसी क्रांतिकारी से कम नहीं समझ रही। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? बैठूंगा। चलो। कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वीआईपी कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई है, अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। वीडियो में वो लड़की ये दावा करती नजर आई कि वो रास्ता कई घंटों से बंद था। उसका आरोप है कि वीआईपी मूवमेंट के लिए पर्यटकों को रोका गया था, लेकिन बाद में जब सेना की तरफ से बयान सामने आया तो उस लड़की का पूरा एजेंडा ही ध्वस्त हो गया। सेना की तरफ से कहा गया कि रास्ता खराब मौसम और बारिश की वजह से बंद था। मामला लद्दाख के मिनी मार्ग चेकपोस्ट का था।
आगे रास्ता खराब होने की वजह से यात्रियों को रोका गया। वाहनों को पुलिसकर्मियों ने रोका था। वीआईपी मूवमेंट के आरोपों का सेना के पक्ष से समर्थन नहीं मिला। इसके बावजूद जवानों पर सवाल खड़े किए गए। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो इस लड़की के रवैये पर भड़क गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि जेनजी शब्द को वैसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कहते थे कि जानते होगी मेरा बाप कौन है। सोशल मीडिया पर भी जेनजी के नाम पर बदतमीजी करने वाली इस लड़की को घेरा गया। लेकिन बात सिर्फ एक लड़की की नहीं है। जेनजी के झंडा बरदार बन रहे तिलचट्टों का गुरूर कौन सा कम है। मतलब जेनजी के नाम पर अब बेशर्मी का ट्रेंड चल गया है। जो चाहे जिसे चाहे जो मर्जी बोलते और फिर जेनजी के नाम पर धमकाए भी, तो फिर इसका इलाज भी जरूरी है। जेनजी को अपनी बात रखना गलत नहीं है, सवाल उठाना भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोध के नाम पर जवानों से बदसलूकी जायज हो जाएगी? क्या वायरल होने के लिए किसी पर भी आरोप लगा देना सही हो जाएगा? क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता कानून और व्यवस्था से ऊपर हो जाएगी? जेनजी की पहचान उसकी आवाज हो सकती है जो हमने झारखंड में देखी, लेकिन अराजकता उसकी पहचान नहीं हो सकती। और इसलिए सवाल सीधा है, जेनजी होने का मतलब क्या लिमिटलेस होना है? क्या जेनजी होने का मतलब सुरक्षा बलों का अपमान है? और क्या वायरल होने के लिए हर मर्यादा तोड़ देना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वंदे मातरम पर सियासत तेज है और वंदे मातरम पर कांग्रेस का रुख भी अब सवालों के घेरे में है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि वो वही गाएगी जो अब तक गाती आई है, जबकि बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। आखिर वंदे मातरम पर कांग्रेस का पुराना स्टैंड आज भी सवालों के घेरे में क्यों है, उसको बताती, इतिहास को खंगालती हमारी ये रिपोर्ट। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। That is emotional for us. It is political for them. They are all using all this for diverting the genuine issues. कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वंदे मातरम पर सियासत फिर गर्म। कांग्रेस के रुख पर बीजेपी ने सवाल उठाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की मौजूदा राजनीति को लेकर तीखा हमला बोला और सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस का रुख उसे कभी जिन्ना की मुस्लिम लीग वाली राजनीति के करीब ले जा रहा है। मामला सिर्फ 2 छंद बनाम 6 छंद का नहीं है। सवाल उस इतिहास का है जिसमें वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद सामने आए थे और आज दशकों बाद वही विवाद फिर सियासी मंच पर लौट आया है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आज भी उसी पुराने फैसले की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि वंदे मातरम उसके लिए आजादी की लड़ाई से जुड़ा भावनात्मक गीत है और बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. लेकिन असली सवाल यहीं से उठता है कि आखिर पूरा वंदे मातरम गाने पर कांग्रेस को आपत्ति क्या है। 1937 में कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम को लेकर जो फैसला हुआ, उसके पीछे मुस्लिम लीग की आपत्तियों का भी संदर्भ था। गीत के उन हिस्सों पर सवाल उठाए गए थे जिनमें धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख था।
मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई। कांग्रेस के भीतर भी इस पर चर्चा हुई। कुछ छंद हटाकर सीमित अंश स्वीकार किए गए। यही फैसला आज फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। यानी इतिहास के उस फैसले की परछाई आज की राजनीति पर भी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे अपने ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ रही है। नेहरू जी इतने मुसलमान से ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने फाइनली अक्टूबर 1937 की जो कार्य समिति है उसमें एक कमेटी बनाकर यह तय कर दिया कि ये मुसलमान धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम को अच्छा नहीं लगता है और इस कारण से इसका 2 स्टेंजा गाना है। ये किस तरह की अनार्की है कि हम यदि देश का कानून ही खत्म हो जाएगा, देश का कानून अच्छा है या खराब है, देश का कानून सब मानता है, आम नागरिक को देश के संविधान के खिलाफ भड़काना, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भड़काना और जो सिचुएशन पैदा करना कि देश फिर से विभाजन के कगार पर पहुंच जाए, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, बौद्ध सिख ईसाई के नाम पर हो जाए, इसको आप राहुल गांधी जी को जिन्ना का वंशज या वारिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी साफ संकेत देता है कि पार्टी अपने पुराने तरीके से ही वंदे मातरम गाने के पक्ष में है। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। यानी एक तरफ बीजेपी इतिहास का हवाला देकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर देशभक्ति को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगा रही है। लेकिन विवाद में एक और मोड़ तब आया जब कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इसे धार्मिक रंग देने वाला बयान दिया। 37 का जो रेजोल्यूशन है वो ये भी बता दीजिए क्यों आया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने, चूंकि उनके आगे के छंदों के अंदर उपासना है, इबादत है, ये धार्मिक इबादत और धार्मिक तरीका जो है मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रकृति के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए उसकी तारीफ को निकाल करके और कहा था कि ये छंद उसके अंदर पड़े जाएंगे। और वही विरासत जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है, जो सुभाष चंद्र बोस की है, जिसमें सरदार पटेल हैं, जिसमें महात्मा गांधी है, उसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। सवाल अब सिर्फ गीत की पंक्तियों का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जिसमें वंदे मातरम जैसी राष्ट्रीय प्रतीक पर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी इसे राष्ट्र भावना और तुष्टीकरण के चश्मे से देख रही है, कांग्रेस इसे अपनी ऐतिहासिक परंपरा और राजनीतिक अधिकार से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस पर बीजेपी के हमले का जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने पार्टी के मौजूदा नेतृत्व पर सीधा निशाना साधा। कांग्रेस के चेहरे बेनकाब हो गए। मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जो गांधी जी का मलमा पहने हुए था। ये गांधी का कांग्रेस, ये उसी दिन हो गया 15 अगस्त को। उसी दिन कहने लगा कि ये सोनिया जी के लिए कुर्सी आ रहा था। आज वो चेहरा बेनकाब हो। वंदे मातरम पर छंदों की बहस से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस बनाम बीजेपी की वैचारिक लड़ाई बन चुका है। इतिहास के पन्ने खुल चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप तेज है और सबसे बड़ा सवाल यही, राष्ट्रगीत पर राजनीति कब तक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ में रिश्तों के खौफनाक अंत की कहानी सामने आई है। एसबीआई के कर्मचारी ने पहले पत्नी को बैंक के बाहर बुलाया, उसकी हत्या कर दी, फिर घर पहुंचकर अपनी बीमार बहन की जान ली और इसके बाद खुद को भी मौत के गले लगा लिया। वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस सीसीटीवी, फॉरेंसिक और दूसरे सबूतों के जरिए पूरी कड़ी जोड़ रही है। लेकिन आखिर बैंक के बाहर से घर तक कैसे पहुंची इस खौफनाक वारदात की कहानी, वो देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ में बैंक कर्मचारी की खौफनाक करतूत, पत्नी को बैंक के बाहर बुलाया, बातचीत की और फिर गोली मार दी। इसके बाद घर पहुंचा, बीमार बहन को भी नहीं छोड़ा और आखिर में खुद को भी गोली मार ली।
एक ही दिन में डबल मर्डर और सुसाइड ने पूरे लखनऊ को हिला दिया। कहानी शुरू होती है गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे से। एसबीआई में फील्ड ऑफिसर मानस वाजपेयी कार से गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा। फोन कर पत्नी दिव्या मिश्रा को बाहर बुलाया। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई और फिर मानस ने दिव्या पर फायरिंग कर दी। पूरी प्रक्रिया में यह है कि उनकी करीब 7-8 साल पहले शादी हुई थी और करीब 5-6 साल से हमारी सिस्टर दिव्या अपने घर पे रह रही थी, अलग होकर रह रही थी। करीब 10 महीने पुरानी 10 या 11 महीने पहले कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई हो चुका है। पत्नी को गोली मारने के बाद मानस मौके से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद वो अपने घर पहुंचा, जहां उसकी 28 साल की बहन शीबा मौजूद थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मानस बेहद परेशान हालत में घर पहुंचा। अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा बंद किया और टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला दी। इसके बाद घर के अंदर गोलियां चली। पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनी, दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर भाई बहन पड़े थे। पुलिस को सूचना दी गई और देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में बदल गया। एक ही दिन में एक परिवार के 3 लोगों की मौत ने चारों तरफ एक माहौल को सनसनीखेज कर दिया है। बहुत तनावपूर्ण माहौल हो गया है कि आखिर क्या कारण रहे होंगे कि मानस को दूसरा रास्ता नहीं सूझा। उसने अपनी कमाती हुई जो बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर थी उसकी हत्या कर दी। खुद एसबीआई बैंक में सीनियर अधिकारी होने के हुआ था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मारता है, खुद को मौत के हवाले करता है और अपनी बहन को ही मारता है। देखा जाए तो परिवार के 3 सदस्य एक साथ खत्म हो जाते हैं और बहुत सारा सवाल छोड़ के जाता है।